हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह और आज का ये जो सेशन है ये आपके यूपीएससी के सफर को और ज्यादा आसान और बेहतरीन बना देगा और आपके यूपीएससी क्लियर करने के सपने को उसे हकीकत बनाने में ये सेशन काम आएगा। क्योंकि यूपीएससी का जो सवाल बनाए जाते हैं वो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस के ऊपर ही बनाए जाते हैं। वो अगर एनालिसिस हमने कर लिया तो समझ लो आधा सफर तो हमने यूपीएससी का ऐसे ही तय कर लिया। तो आज का ये सेशन में हम 2014 के अंदर जो यूपीएससी ने हिस्ट्री के जो सवाल पूछे हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके प्रीवियस वाले सेशन में हमने 2013 के अंदर यूपीएससी एमसीक्यूज इन हिस्ट्री के बारे में हमने सवाल देखे थे, जिसके अंदर हमने जो आंसर्स हैं हमने उसको समझे थे क्या हो सकते हैं। एंड इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि उस बेसिस वो जो क्वेश्चंस थे उनके बेसिस पे यूपीएससी आगे कौन से सवाल पूछ सकता है। सो आज भी हमारा एजेंडा वही है साथियों। आज के इस सेशन में मतलब 2014 के अंदर यूपीएससी ने नियरली 17 क्वेश्चंस पूछे थे। ओके, सो 17 क्वेश्चंस मतलब गाइस कितना हो जाता है, 17 इंटू 2 आप कर लीजिए तो ऑटोमेटिकली आपको अपना उत्तर मिल जाएगा कि भाई 200 मार्क्स में से इतने नंबर तो हिस्ट्री ने ही ले लिए थे। तो अगर हमने हिस्ट्री को अच्छे से करा तो मान लीजिए आपका यूपीएससी का जो कट ऑफ होता है नियरली 90 टू 100 आप उसे भी क्रॉस कर सकते हैं। कभी कभी तो यूपीएससी का कट ऑफ 80 भी चले जाता है और 85 भी हो जाता है। तो यहां पर अगर ये कर लिया तो मतलब 80 टू 85 मतलब आप खुद सोच लीजिए ना कितना हो रहा है। नियरली 34 मार्क्स का 2014 के अंदर पूछा गया था, तो 85 में से 34 कितना हो जाता है, 45% ऑफ द मार्क्स आपको एक सब्जेक्ट दे रहा है। तो इंपॉर्टेंस देखिए यहाँ पर हिस्ट्री का। तो अगर इसको अच्छे से आपने कर लिया तो यूपीएससी के प्रीलिम्स का आधा सफर तो आप वहीं पे कर लेंगे। ओके, सो ये यहां से हम शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे पहला जो सवाल था जो यूपीएससी ने पूछा था 2014 में वो था द रैटक्लिफ कमिटी इट वाज अपॉइंटेड टू डू व्हाट, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, टू गिव इफेक्ट टू द इंडिपेंडेंस बिल, टू डीलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, टू इंक्वायर इनटू द रायट्स इन ईस्ट बंगाल। सो साथियों यहां पर बोला क्या जा रहा है कि ये जो रैटक्लिफ कमिटी है ये रैटक्लिफ कमिटी बनाई क्यों गई थी, उसके लक्ष्य को हमें बताइए। तो अगर आपने साथियों मॉडर्न हिस्ट्री के जो वेरियस कमिटीज जो बनाए गए थे अगर आपने उसे अच्छे से करे, दैट इज बटलर कमिटी किस चीज के लिए बनाया गया था, आइटिंगसन कमिटी किस चीज के लिए बनाया गया था, हार्टॉग कमिटी किस चीज के लिए बनाया गया था, तो ये सब कमिटीज जब आप करेंगे तो आपको अचानक आपको पता चलेगा कि यूपीएससी इनके ऊपर भी सवाल पूछ सकता है। तो क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ पर कमिटीज के ऊपर सवाल पूछा है, ये वाले कमिटीज इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे जानने के लिए, क्योंकि ये फ्यूचर लेवल पे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो रैटक्लिफ कमिटी है क्या, मतलब ये सिरिल रैटक्लिफ कमिटी बनाई गई थी जो इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस की जब बातें चल रही थी और कैबिनेट मिशन आ गया था और उसके बेसिस पे ये डिसाइड कर लिया गया था कि इंडिया को ब्रिटिश छोड़ेगा और इंडिया और पाकिस्तान बनाया जाएगा। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है ना वो कैसे खींची जाएगी उसके ऊपर बात, उसके लिए ये कमेटी को बनाया गया था। तो टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज के लिए ये नहीं बनाया गया था। ओके, क्योंकि माइनॉरिटीज तो तब मुद्दा था ही, लेकिन उसके लिए ये विदेशी कमेटी नहीं, माइनॉरिटीज इसको आप लॉजिकल गेस से भी कर सकते हैं, भाई माइनॉरिटीज तो इंडिया का प्रॉब्लम था ना, तो बाहर वाले आके क्यों ही भला इंडिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो ठेका लेंगे। ओके, एंड इंडियंस हम भी नहीं आने देते उनको, सो दैट इज ऑटोमेटिकली रॉन्ग। टू गिव इफेक्ट टू द इंडिपेंडेंस बिल, भाई इंडिपेंडेंस बिल पास कब होगा, जब ऑलरेडी उन्होंने इंडिपेंडेंस की बात कर ली थी तभी तो जाके इंडिपेंडेंस बिल पास होगा। तो सिरिल रैटक्लिफ का उसमें कुछ लेना देना ही नहीं था, क्योंकि इंडिपेंडेंस बिल लाने वाले लोग कौन थे, हम इंडियंस थे, तो विदेशियों का तो कुछ रोक टोक होता ही नहीं है, तो ये भी कट हो जाएगा। टू डीलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो आंसर इज दिस कि इट वाज अ डीलिमिटेशन कमिटी, इट वाज अ बाउंड्री कमिटी जो इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्रीज को मैच करेगा इन वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। सो द आंसर टू दिस इज सी। और इसमें से हमें क्या देखना है, बाकी दूसरे कमिटीज हमें देखने हैं। इसके अलावा माइनॉरिटीज के लिए कौन से कमिटीज बनाए गए हैं वो हमें देखने हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंस बिल के प्रोविजंस क्या होते हैं हमें इसके बारे में जानना होगा, क्योंकि ये फ्यूचर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा बंगाल के अंदर जो रायट्स हुए थे वो रायट्स के बारे में जानने पड़ेंगे कि उसके कारण क्या थे और कौन सी कमिटीज बनाई गई थी उसके एक्सेसेस को जानने के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हमें इस हिसाब से टैकल करना था।
सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये मिडिवल इंडिया का सवाल है, जिसमें बोला जा रहा है कि भाई ये जो डेजिग्नेशन है ऑफ महातारा एंड पट्टाकिला दे वर यूज्ड फॉर। अब यहां पर साथियों देखिए, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसको आप नहीं सॉल्व कर पाते, और ये जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा टफ सवाल था। मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स ने इसको सॉल्व कर ही नहीं पाए थे, क्योंकि मतलब ये सिर्फ जो है ना, ये जो ऑप्शनल वाले बच्चे हैं, जो ऑप्शनल वाले बच्चे हैं हिस्ट्री के, बस वही ये कर पाएंगे, क्योंकि ये पट्टाकिला तो मेजरली किसी को नहीं पता, बस महाटारा लोगों को पता था कि महाटारा क्या है। तो इससे अपने को क्या समझ आता है कि जो टर्म्स होते हैं ना, जो भी टर्म्स होंगे हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में, वो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव के टर्म्स जो होंगे वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऐसे टर्म्स की मैं बात कहां पर कर रहा हूं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बात कर रहा हूं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ये सारे जो हिस्ट्री के एसोसिएटेड जो इंफॉर्मेशन कंटेंट है ना, इंफॉर्मेटिव कंटेंट, उसको आप यहाँ पर ला सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम का चैनल है हिस्ट्री बाय वीर प्रताप। ओके, हिस्ट्री बाय वीर प्रताप। सो अगर आप इस चैनल के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली टेलीग्राम पे दिख जाएगा कि मेरे जो इनिशिएटिव्स है और ये सारी जो टर्म्स है आपको वहीं पर एक कंपाइल्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या अन्य कोई एग्जाम्स हो, वहां पर ये टर्म्स रेलेवेंटली यूज हो जाएंगे। सो ये एक चीज है जो हमें इस सवाल से समझनी है कि भाई मेडिवल इंडिया के अंदर और कौन से टर्म्स थे जिसको हमें जानने की आवश्यकता है, और एंशिएंट इंडिया में और कौन से टर्म्स है जिसको हमें जानने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो तीसरा सवाल है, ये बहुत ही एडवांस्ड लेवल का सवाल है, जिसमें बोला गया है कि भाई इन सारे किंगडम्स में से, मतलब ये बेसिकली ये महाजनपदास थे। ओके, इन सारे महाजनपदास में से कौन सी महाजनपदा का एसोसिएशन है बुद्धा के लाइफ से। ओके, सो इन सारे महाजनपदा से डायरेक्ट एसोसिएशन बुद्धा के लाइफ से कौन सी है, ये करेक्ट आंसर आप नीचे में से चुनो। तो हमें ये चीज बेसिकली पता होना चाहिए था उस टाइम पे कि भाई बुद्धा अपने जीवन काल में वो कौन से महाजनपदास को उन्होंने विजिट किया और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया, तो वो हमें जानना पड़ेगा। तो बुद्धा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मगध की बात करें तो भाई मगध जो था, अजात शत्रु ने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट किया। ओके, सो सॉरी, अजात शत्रु ने इस पर्टिकुलर टाइम पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट किया। तो जब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट किया तो अजात शत्रु मगध का ही तो राजा था, हरियांका डिनेस्टी का, तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेट में ये फोर्थ वाला करेक्ट होगा। जब हम कोसला की बात करते हैं तो कोसला कहां पर है, वो भी मगध के बगल में ही था। तो जाहिर सी बात है कि मगध ने बाद में कोसला को अंडरटेक कर लिया था, मतलब इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो ऑटोमेटिकली बुद्धा उस टाइम पे कोसला भी गए थे, क्योंकि ये गंगा नदी के किनारे पर ही था। तो दैट इज व्हाई दिस वाज वन अनदर थिंग। गांधारा जो था साथियों, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया के अंदर था। तो बुद्धा यहाँ पर डायरेक्टली कभी गए ही नहीं, बुद्धा का यहाँ पर कोई एसोसिएशन था ही नहीं। ऑल्दो इन द लेटर ऑन टाइम पीरियड, बुद्धा के मृत्यु के 500 साल के बाद यहाँ पर अलग अलग स्तूपा और अलग आर्किटेक्चर्स बनाए गए जो बुद्धा के जीवन से एसोसिएटेड थे, लेकिन बुद्धा का डायरेक्ट एसोसिएशन कभी गांधारा के साथ था ही नहीं। और अवंती भी उस टाइम पे मेनलैंड इंडिया, दैट इज एमपी के एरिया में ही था। तो बुद्धा ने अपने जीवन में इन 3 एरियाज के अंदर विजिट किया था। ठीक है, मतलब ये तो अपने ऐसे ही पता कर सकते हैं कि अजात शत्रु ने कोसला के ऊपर कब्जा कर लिया, तो उससे वो इन्फ्लुएंस रहा होगा, एंड अवंती भी मेनलैंड इंडिया। और अगर ऑडमैन आउट के तरीके से भी जाएं तो ये तीनों मेनलैंड इंडिया में ही हैं, वेरस गांधारा जो था वो इंडियन इंडिया के बाहर, आज के टाइम में इंडिया मतलब बहुत दूर था ना। तो इसकी वजह से अगर एलिमिनेट भी करेंगे तो गांधारा एलिमिनेट होगा। तो अब ऑप्शन देखेंगे कि 2 भाई कहां से एलिमिनेट होगा, तो 2 यहां से हो जाएगा एलिमिनेट। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन बचे। अब अपने को ये चीज पता है, देखो 3 और 4 तो कंपलसरी है, बट यहां पर जैसे मैंने आपको बोला कि ये इंडियन एरिया, नियर बाई एरियाज थे ना, तो इसकी वजह से आंसर इसका ये रहेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमें ये जो सारे महाजनपदास हैं इनके रूलर्स के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइम पे इनकी हिस्ट्री कैसी रही होगी इसके बारे में जानना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, बुद्धा ने, क्योंकि ये यहाँ पर गए थे, तो बुद्धा ने यहाँ पर जाके कौन से एक्टिविटीज करे थे इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि 2014 से 2024 तक यूपीएससी और ज्यादा इवॉल्व हो चुका है और थीम्स, सब थीम्स के ऊपर सवाल पूछे जा रहा है। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू गो इन सच अ मैनर। अगला सवाल है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ, इंडियन फिलोसॉफी के अंदर, जिसमें बोला जा रहा है कि भाई इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा
6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी का पार्ट नहीं है। तो इंडियन फिलोसॉफी हमें पता है कि 2 भागों में डिवाइड होता है, एक होता है ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफी और दूसरा होता है हेटेरोडॉक्स फिलोसॉफी। ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफी में जो संख्या, योगा, मीमांसा, वेदांता, न्याय, ये सब स्कूल्स थे। वेरएज हेटेरोडॉक्स फिलोसॉफी में बुद्धिज्म था, जैनिज्म था, आजीविका था, चारवाक था, तो ये सब हेटेरोडॉक्स फिलोसॉफी थे। तो अब ये है कि इन सब में से 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, मतलब ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफी के 6 ही सिस्टम हैं। तो जब 6, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने ऑर्थोडॉक्स नहीं बोला, बट 6 सिस्टम्स बोला है ना, उसका मतलब इंडिकेट कहां हो रहा है, ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफी। तो इसका कौन सा पार्ट नहीं है? मीमांसा और वेदांता तो है, ये अपने को पता है, मतलब 6 थे, मीमांसा और वेदांता है, न्याय और वैशेषिका है, संख्या और योगा है। तो ये 6 हैं, ठीक है, ये 6। बट ये जो है ये नहीं है, क्योंकि लोकायता जो फिलोसॉफी है वो लोकायता, इट इज ऑल्सो नोन एज द चारवाक फिलोसॉफी। अगर आपको बस ये पता होता ना, लोकायता इज ऑल्सो नोन एज चारवाक फिलोसॉफी, ऑटोमेटिकली आप इसको एलिमिनेट कर देते, ठीक है। एंड कपालिका, कपालिका इट मींस इट इज बेसिकली अ शाइवाइट, ठीक है, ये शाइवाइट फिलोसॉफी है, जहां पर कपाल, कपालिका, ठीक है, कपाल मतलब ये हो जाएगा जो ढांचे होते हैं, दैट इज एंशिएंट फॉर्म ऑफ जो शिवा है, ये उन पर्टिकुलर एस्पेक्ट का वर्शिप होता है। ओके, सो दिस इज अनदर क्वेश्चन। अगला सवाल जो रहेगा, द नेशनल मोटो ऑफ सत्यमेव जयते, इसको कहां से एम्ब्लेम ऑफ इंडिया के अंदर लाया गया है, वो कौन से उपनिषद से? तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है साथियों, कि हमें उपनिषद के अंदर जो फेमस कोट्स वगैरह हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अगर फेमस कोट्स के बारे, इसका मतलब ये होता है, देखो, एक तो सत्यमेव जयते हो गया, एक तो अतिथि देवो भव हो गया, ठीक है, एक तो तथयोमा जय महा, ठीक है, वो वाला हो गया। सो ऐसे करके कौन से उपनिषद से कौन से कोट्स आए थे वो हमें याद करने पड़ेंगे, और यहाँ पर कितने उपनिषद से, और ये उपनिषद के फीचर्स क्या क्या थे ये भी हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने एक डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल ही दिया है, तो वो आप देख लेना। तो यहाँ पर सत्यमेव जयते आप सबको पता है, बहुत ही फेमस है, दैट इज मुंडक उपनिषद, उसमें से लाया गया था। अगले सवाल की जब हम बात करें साथियों, तो द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल पार्टीशन हम सबको पता है कि 1905 में आया था, और ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आया था। अगर आपने लेक्चर्स वगैरह देखे होंगे या पढ़ा भी होगा, तो उसके अंदर आपको ये आइडिया रहेगा कि ये पार्टीशन करा ही क्यों गया था। ओके, एंड ये कब तक चला था? तो 1905 से ये पार्टीशन 1911 तक चला था, और 1911 में इस पार्टीशन को कैंसल कर दिया गया था बिकॉज ऑफ वेरियस अदर प्रोविजंस। तो यहां पर सवाल क्या बोला गया है कि कब तक ये बंगाल पार्टीशन चला? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन इंडियन ट्रूप्स वर नीडेड इन ब्रिटिश एंड द पार्टीशन वाज एंडेड। भाई इसका तो क्या ही रेलेवेंस है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इंडियन ट्रूप्स का जरूरत था, तो उसका तो क्या ही रेलेवेंस है बंगाल पार्टीशन से? थोड़ी ब्रिटिश इंडिया को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये करना था कि भाई तुम हमें ब्रिटिश ट्रूप्स दे दो, तो इंडियन ट्रूप्स दे दो, तो हम तुम्हारा बंगाल पार्टीशन कैंसिल कर देंगे। ये थोड़ी था गिव एंड टेक, हमें तो वैसे भी कैंसिल करवाना था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। किंग जॉर्ज एब्रोगेटेड द कर्जन्स एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली 1911। अगर आपने बस ये स्टेटमेंट, ये आपको पता रहता ना 1911, तो ऑटोमेटिकली आप इस आंसर को टिक कर देते, क्योंकि वही सही था। गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो 1930 में था ना, तो ऑटोमेटिकली ये तो नहीं होगा। एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947, ये तो बहुत आगे की बात है। सो ये एक्सट्रीम हो जाते हैं, दिस इज द कंटेक्चुअल। तो यहाँ पर अब यहाँ से आपको क्या करना है साथियों, यहाँ से आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इंडिया का पार्टीशन क्या रहा था, ठीक है, ये जो कर्जन का एक्ट था, कर्जन के एक्ट के क्या क्या फीचर्स थे, गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के क्या क्या फीचर्स थे और किस वजह से उसको करा गया था, एंड 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया का जो बाउंड्री लाइन है उसके क्या फीचर्स थे, एंड वो सब चीजें हमें यहाँ पर जाननी पड़ेगी फॉर फ्यूचर एमसीक्यूज। इसके अलावा आगे वाले इसकी बात करें तो द 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। अब 1929 में ऐसा तो क्या हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में कि हम उसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? तो ये सब बहुत बेसिक सवाल है, बहुत ज्यादा बेसिक सवाल है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस। भाई सेल्फ गवर्नमेंट तो 1906 में ही हमने बात कर ली थी, उससे पहले ही हम बात कर रहे हैं सेल्फ गवर्नमेंट की। ओके, स्वराज का कॉन्सेप्ट 1906 में आया, तो वो स्वराज का मतलब क्या था, सेल्फ गवर्नमेंट ही था, इंडिपेंडेंस तो था ही नहीं। तो ये
1929 में तो बहुत आगे वाले लेवल पे हो गए थे। अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज द गोल ऑफ कांग्रेस। सो पूर्ण स्वराज, ठीक है, पहले यहां पर सिर्फ स्वराज का कॉन्सेप्ट था, बट पूर्ण स्वराज मतलब पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च। अब देखो ये 1929 है, एलिमिनेट करेंगे तो नॉन कोऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ? 1920 में। डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन द लंदन वाज टेकन। भाई ये डिसीजन टू पार्टिसिपेट कब हुआ? 1931 में। 1931 में हुआ था जब गांधी और इरविन की बातें हो रही थी, गांधी इरविन टॉक्स, ऑल्सो नोन एज द दिल्ली पैक्ट। सो ये भी नहीं होगा। तो ये कंटेक्चुअल सवाल है, बहुत इजी सवाल है जिसे हमें समझना पड़ेगा कि 1929 में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है जब पूर्ण स्वराज को लॉन्च किया गया था। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट, ठीक है, थिंग। तो यहाँ पर हमें क्या क्या जानना पड़ेगा कि भाई सेल्फ गवर्नमेंट का इमर्जेंस कब से होने लगा, पूर्ण स्वराज के फीचर्स क्या क्या थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फीचर्स क्या क्या थे, और इस टाइम पे मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रोल प्ले था, कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आगे बढ़ा और कैसे कैंसिल भी हुआ, और फाइनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के फीचर्स क्या थे। तो इन सारे ऑप्शंस में से आगे आने वाले समय में सवाल बन सकते हैं, ठीक है। और ये जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस है ना, इसके लिए मैंने फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है जिसका टेलीग्राम के अंदर मेरे डॉक्यूमेंट है, तो वहां पर आप देख सकते हैं। अगला सवाल है कल्चर का, जहां बोला जा रहा है कि भाई जो फेमस सतरिया डांस है वो उसके फीचर्स बताओ मेरे को। क्या बोला जा रहा है कि भाई सतरिया जो है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस, ड्रामा। इट इज अ सेंचुरीज ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णवाइट असम एंड इट इज बेस्ड ऑन क्लासिकल रागास एंड तालास। अब साथियों देखिए, यहाँ पर हमें सही सवाल सही उत्तर देखना है, बट यहाँ पर मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना सवाल बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं, और यूपीएससी उस जमाने में ये बेसिक सवाल पूछता था, लेकिन आज के टाइम में वो आपसे ये पूछ लेगा कि भाई वैष्णवाइट थीम में से कौन से लोग थे, कौन से वैष्णवाइट पीपल थे जो एसोसिएटेड थे सतरिया डांस फॉर्म के इमर्जेंस में, ठीक है। ऐसे करके आपसे सवाल पूछ सकते हैं कौन से ऐसे भक्ति सेंट्स थे जिनके जिनके कंपोजिशंस या जिनके पोएम्स को यूज किया गया था एज अ थीम विद द सतरिया डांस। ऐसे ही ये दूसरे डांस फॉर्म्स के भी बात कर सकते हैं, क्योंकि सतरिया डांस तो क्लासिकल डांस फॉर्म है ना, वैसे ही ये दूसरे क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में भी पूछ सकते हैं कि कौन से लोगों ने उस डांस फॉर्म को बढ़ावा दिया, उसके थीम्स के अंदर किसका किसका पार्टिसिपेशन था, उसके मेन फीचर्स क्या थे, और ये क्लासिकल डांस फॉर्म दूसरे क्लासिकल डांस फॉर्म से अलग कैसे है। तो इस डायमेंशन से हमें सोचना पड़ेगा, तब जाके हम ऐसे सवालों को टैकल कर पाएंगे, ठीक है। अगला सवाल क्या होता है कि इन सारे ऑप्शंस में से ये है फेमस वर्क ऑफ स्कल्पचर और ये है उसको कहां पर पाया गया है। अगेन अनदर वेरी बेसिक क्वेश्चन है ये, जहां पर केव्स वगैरह की बात करी जा रही है। तो सबसे पहला अगर बात करें, बुद्धा का महापरिनिर्वाणा वाला स्टेटस शेप में एक इमेज पाया गया है जहां पर म्यूजिशियंस हैं और सॉरोफुल फिगर्स हैं और उनके फॉलोअर्स भी हैं, और ये अजंता के अंदर पाया गया है। अब अजंता की बात करें तो अजंता साथियों इट वाज अ प्योरली बुद्धिस्ट केव। बस आपको यही अगर पता होता ना तो आप ये बोलते कि भाई ये बुद्धा के इमेज की बात कर रहे हैं, और अजंता तो इतना बड़ा केव है, उसके अंदर प्योरली बुद्धिस्ट है, सिर्फ बुद्धिस्ट ही थीम्स के केव पेंटिंग्स वगैरह ये सब बनाए जाते थे। तो यहाँ से आपका दिमाग चलता है कि हाँ भाई शायद हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बुद्धा का महापरिनिर्वाणा वाला कोई भी इमेज होगा ही नहीं वहां पे, होना चाहिए ना, क्योंकि अजंता इट इज अ ग्रुप ऑफ 29 केव्स, उसमें कोई ना कोई केव में तो होगा। तो ऐसा करके ये एक्सट्रीम भी नहीं है, ये ना भी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है। तो जहां पर प्रोबेबिलिटी है तो वहां पर कहीं ना कहीं हो सकता है। A huge Vraha image bore incarnation of विष्णु, लॉर्ड विष्णु, ये माउंट आबू में पाया गया। अगर आप इसे देखेंगे तो माउंट आबू में यार कोई केव है ही नहीं, वो तो हिल है, समझ लो, वहां पे केव भी है तो फिर ये जो है बोर इनकारनेशन ये गुप्ता टाइम पीरियड का है। तो अगर एलिमिनेट करोगे तो नहीं, ये बोर इनकारनेशन ऑफ विष्णु यहाँ पर नहीं पाया गया था, बट एमपी के अंदर पाया गया था। यहीं से, और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहां से अगर आप 2 को एलिमिनेट करोगे, ठीक है, 2 एलिमिनेट हो गया, 2 एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट तो है ही है, ठीक है, फर्स्ट तो है ही है, और ये 2 ऑप्शन बच गए, तो ऑप्शन क्या दिख रहा है, सिर्फ 3 भी है, तो थर्ड भी करेक्ट हो गया। तो आंसर इज व्हाट, सी इज द आंसर, क्योंकि अर्जुना पेनेंस जो है वो मम्मल्लपुरम में पाया गया है या मम्मल्लेश्वर में पाया गया, वहां पर केव के अंदर पाए गए हैं। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि हमें केव्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगला सवाल मॉडर्न इंडिया का होता है द गदर पार्टी। ये एक रेवोल्यूशनरी पार्टी थी जिसको सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया था
जिसका मेन मकसद था इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश हुकूमत है उसको डिस्टेबलाइज करना और जितने भी इंटरनेशनल फैक्टर्स है उसकी मदद लेके डिस्टेबलाइज करना। तो इसका मेन मकसद ये था। अब इसके फीचर्स हमें जानने बहुत ज्यादा जरूरी थे और वही सवाल इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि ये एक रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन था जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था। ये एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंगापुर। ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विद हेडक्वार्टर्स इन बर्लिन। कमिट कम्युनिस्ट मूवमेंट फ्रॉम इंडिया फ्रीडम विद हेडक्वार्टर्स इन ताशकेंट। सो यहाँ पर देखिए इतना बेसिक सवाल है, मतलब गदर पार्टी, आपको पता है कि भाई गदर पार्टी, बस आपको यूएसए ही पता रहता ना कि गदर पार्टी यूएसए से जुड़ी हुई है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता, ये ऑप्शन गलत हो जाता और ये उज्बेकिस्तान वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता। सो गदर पार्टी का हेडक्वार्टर्स जो है सैन फ्रांसिस्को में था। इसके अलावा इन्होंने दूसरे हेडक्वार्टर्स भी बनाए, दैट इज इन सियाटल एंड वैंकूवर। एंड ये एक रेवोल्यूशनरी पार्टी थी जो वहां से काम कर रही थी। तो ये बेसिक सवाल था। सो यहां से हमें क्या पता चलता है कि भाई हमें दूसरे रेवोल्यूशनरी लोगों के बारे में भी पढ़ना है एंड दूसरे जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे उनके बारे में भी पढ़ना है। और क्योंकि ये फॉरेन रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, बर्लिन में कौन सा रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, सिंगापुर में कौन सा रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, और इंडिया के अंदर कौन से ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे कम्युनिस्ट मूवमेंट्स हुए थे जो ब्रिटिश इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे थे, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो इस सवाल से हमें ये डिमेंशंस को टच करना पड़ेगा ताकि हम आसानी से ऐसे सवाल आगे आने वाले समय में हम उसे टैकल कर पाए। अगला सवाल है, विथ रेफरेंस टू इंडियन कल्चर ट्रेडिशन व्हाट इज कलारीपयट्टू। अब मूवीज वगैरह देखी होंगी, कलारीपयट्टू क्या है? ये साउथ इंडिया का एक मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है, ये कल्चर का एक टॉपिक है। तो अगर आपने कल्चर के सेशंस अच्छे से करे होंगे और टॉपिक्स अच्छे से पढ़े होंगे, ये फैक्ट मेरे वो टेलीग्राम चैनल के अंदर भी है इन द फैक्ट शीट। सो कलारीपयट्टू ये एक मार्शल आर्ट का डांस फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर आप मार्शल आर्ट, इट इज एन एंशिएंट मार्शल आर्ट ऑफ लिविंग ट्रेडिशन इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। ये डांस ड्रामा तो है नहीं, ये मार्शल आर्ट है। ये ब्रास वर्क तो है नहीं, ये मार्शल आर्ट है। ये इट इज एन एंशिएंट भक्ति कल्ट, ये भक्ति कल्ट भी है नहीं, ये तो मार्शल आर्ट फॉर्म है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि भाई हमें इंडिया के अंदर एंशिएंट टाइम्स में दूसरे और कौन से मार्शल आर्ट फॉर्म्स प्रेवैलेंट थे उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। इसके अलावा इंडिया के अंदर दूसरे कौन से साउथ इंडिया में ब्रास वर्क के स्टाइल्स है, हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा। इसके अलावा हमें भक्ति कल्ट के अंदर, भक्ति मूवमेंट के अंदर कितने अलग अलग डिविजन्स थे उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ वी नीड टू ब्रेक क्वेश्चंस, ठीक है। अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग। ये सब डांस, ये सब जो है पेयर्स हैं कल्चर के, कि गरबा कहाँ किया गया था, मोहिनी आट्टम कहाँ था, यक्षगाना कहाँ था, तो इसके बेसिस पे हमें पेयर करना है। तो अगर आप इसको करें, गरबा आपने बहुत फेमसली सुना है, गरबा तो गुजरात में है, बट मोहिनी आट्टम की जब हम बात करते हैं, मोहिनी आट्टम केरला के अंदर आता है, ठीक है। ये एक क्लासिकल डांस फॉर्म है। तो बहुत सिंपल सा, मोहिनी आट्टम बस 2 को निकाल दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा। यक्षगाना जो है ये एक थिएट्रिकल डांस फॉर्म है, ये एक थिएटर एक्टिविटी है, ठीक है, जो अगेन साउथ इंडिया के अंदर करा गया था। तो ऐसे करके अगर प्रीवियस ईयर का अगर आपने देखा रहता, जो हमने प्रीवियस 2013 के अंदर भी डिस्कशन करे, तो उसके अंदर से अगर, जैसा मैंने बोला था कि उसके बेसिस पे आगे आने वाले समय में सवाल पूछेंगे, तो अगर हम उसको ढंग से एनालाइज करते तो ये सवाल आसानी से हम कर पाते। अगला है बुद्धिस्ट, ये फेमस बुद्धिस्ट श्राइन्स है और वो कौन से जगहों पे है। अब ये बहुत टफ सवाल था क्योंकि ये बहुत लिमिटेड लोगों को ही पता थी जो नॉर्थ इंडिया के अंदर रहते रहेंगे, जो उस एरियाज के अंदर रहते रहेंगे, ये बस उन्हीं को ही पता रहेगा। सो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं आंसर की बात करूं तो ये वाला स्पीति वैली के अंदर, स्पीति वैली के अंदर ये है, दैट इज स्पीति वैली, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ये वाला जो है ये ज़ंस्कार वैली लिखा है एंड यहाँ पर लद्दाख लिखा है। तो ज़ंस्कार वैली कहाँ पर हो जाता है? ये कश्मीर के अंदर हो जाता है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आप थोड़ा एक लॉजिक लगाना कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर थोड़ा क्या बुद्धिस्ट श्राइन्स होंगे क्या, या बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज है वो होंगे क्या, वो थ्राइव कर पाएंगे क्या? नहीं, इट इज समवॉट लाइक एन एक्सट्रीम एरिया। उस जमाने में 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा एक्सट्रीम रहेगा ना, तो उस जमाने में तो नहीं रहेगा। आज के टाइम में ऑल्दो बन सकता है, क्योंकि आज के टाइम में कश्मीर की सिचुएशन ऑलरेडी टैंकल्ड है, हैंडल्ड है, अच्छी सिचुएशन है वहां पे। सो यहाँ पर उस जमाने में तो नहीं हो सकता था। ओके, सो दैट इज हाउ वी कैन एलिमिनेट। सो अगर 2 को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन बच जाता है और 50-50% बचेगा, तो एक पे तो अपने को जाना ही है। तो इफ आई टेल यू जनरली द आंसर इज 1 and 3। ओके, 1 and 3। ये बहुत टफ सवाल था जो
इसका इतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं है आगे आने वाले समय में। बस ये पता होना चाहिए कि ये मॉनेस्ट्री है, तो एंशिएंट इंडिया के टाइम पे कौन से मॉनेस्ट्रीज बने थे, उसके क्या फीचर्स थे और किस किस ने उसके अंदर कंट्रीब्यूट करे थे। फॉर एग्जांपल द तक्षशिला, फॉर एग्जांपल द नालंदा, द ओडांतापुरी, द विक्रमशिला। ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में, मॉनेस्ट्रीज के बारे में हमें बस जानना पड़ेगा। अगला सवाल है कि जो बीजक है ये किसके टीचिंग्स है, संत दादू दयाल के, और जो फिलोसॉफी और पुष्टि मार्ग है इट वाज प्रोपाउंडेड बाय माधवाचार्य। सो ये जो पूरा सवाल है ये भक्ति मूवमेंट का है। ठीक है, ये भक्ति मूवमेंट का है। तो प्रीवियस ईयर्स के अंदर भक्ति मूवमेंट के बारे में सवाल पूछा गया था और कबीर के बारे में भी सवाल पूछा गया था। सो उसी को इंटीग्रेट करके ये सवाल बन गया। इन्होंने क्या किया कि बीजक जो है, अगर आपने ढंग से पढ़ा रहेगा भक्ति मूवमेंट और कबीर के बारे में तो पता रहेगा कि बीजक जो है इट इज अ वर्क ऑफ संत कबीर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑटोमेटिकली रॉन्ग। एंड जो फिलोसॉफी ऑफ पुष्टि मार्ग है जो गुजरात के अंदर बहुत ज्यादा प्रिवालेंट है, गुजरात एंड राजस्थान के अंदर, इट वाज बाय वल्लभाचार्य। ठीक है, पुष्टि मार्ग कम्युनिटी जो था वो वल्लभाचार्य ने किया था। एंड माधवाचार्य ने जो है वो अद्वैत, ठीक है, द्वैतवाद के बारे में बात किया था, मतलब वेदांता का एक फिलोसॉफी है उसके बारे में उन्होंने बात किया था। तो अगर भक्ति मूवमेंट अच्छे से करते तो ये आसानी से हो जाता और इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज नाइदर वन नाइदर टू। ओके, दिस इज अनदर थिंग। नाउ अगला सवाल देखें। सो द कम्युनिटी ऑफ मंगनियार्स इज वेल नोन फॉर, ठीक है, द कम्युनिटी ऑफ मंगनियार्स इज वेल नोन फॉर। तो यहां पर अगेन ये जो सवाल है इट इज अ वर्ड, अ टेक्सचुअल वर्ड। सो टेक्स्ट है, तो यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है कि भाई टेक्स्ट के बारे में हमें जानना चाहिए। ठीक है, जो टर्म्स हैं उसके बारे में हमें जानना चाहिए। सो वही टर्म के ऊपर यहाँ पर सवाल पूछ लिया। अब इसके बेसिस पे हम आगे क्या देख सकते हैं, देखो मार्शल आर्ट्स के बारे में हमें यहाँ पर जानना पड़ेगा। म्यूजिकल ट्रेडिशंस इंडिया के अंदर कौन से हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा। एंड पिएट्रा ड्यूरा ट्रेडिशन क्या होता है हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर आगे सवाल बनेंगे। एंड पिएट्रा ड्यूरा के ऊपर साथियों आगे चल के सवाल बनते हैं। अगला सवाल है क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। अब ये जो सवाल है ये क्या बोल रहा है कि 1857 के बाद, रिवोल्ट के बाद 1858 में क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आया और उसके तहत वो कंपनी रूल को हटा के ब्रिटिश क्राउन का रूल इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश कर रहे थे। और उसके फीचर्स के बारे में ये पूछ रहे हैं आपसे सवाल कि भाई इनमें से कौन से फीचर्स थे उसके। टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशंस टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स, तो ये सही है क्योंकि वो बोल रहे थे कि भाई हम अब से किसी भी प्रिंसली स्टेट को एनेक्स नहीं करेंगे। टू प्लेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन, तो हाँ डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन ही अब यहाँ पर रहेगी। टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विद इंडिया, नहीं, ये जो था ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर ये आ चुका था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 to 2। सो क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन के फीचर्स हमें जानने हैं और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के फीचर्स हमें जानने हैं। अगला सवाल है इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी। आपने जो मुगल रूल है उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। एंड मुगल रूल के अंदर ही देयर वाज द अकबर। तो अकबर का एक इनिशिएटिव था इबादत खाना, और ये इनिशिएटिव इस प्रकार का था कि इसे बहुत से लोगों को, मतलब जो अलग अलग कम्युनिटीज और रिलीजन के लोग हैं उनको एक डिस्कशन हॉल में बुलाना था और वहां पर ये रिलीजियस डिस्कशंस करते थे, जिसके आउटपुट में अकबर ने एक अपना नया धर्म बनाया, दैट इज नोन एज द तौहीद ए इलाही और दिन ए इलाही। ठीक है, तो इबादत खाना के बारे में पूछा गया है कि भाई क्या है। अ मॉस्क विच वाज यूज्ड फॉर रॉयल फैमिली, नहीं, मॉस्क तो नहीं है। अकबर्स प्राइवेट प्रेयर चैम्बर, नहीं, ये भी नहीं है। अ हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद स्कॉलर्स ऑफ रिलीजियस वेरियस रिलीजन्स, तो ये है आंसर इसका, सी इज द आंसर। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि अकबर इज इंपॉर्टेंट, तो अकबर के वेरियस अदर इनिशिएटिव्स के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि भाई दूसरे कौन से इनिशिएटिव्स अकबर ने स्टार्ट करे थे। ठीक है, सो यहां से ये आपका फ्यूचर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस बनेगा। सो साथियों इसके साथ हमने क्या समझा कि जो 2014 के अंदर जो सवाल पूछे गए आपसे एमसीक्यूज उसके आंसर्स क्या हैं और वही सवाल में से फ्यूचर लेवल पे कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ऐसे ही हमें पीवाईक्यू एनालिसिस करना है सारे ही ईयर्स का और हम वो करेंगे। इसके जो कंटेंट है हिस्ट्री से एसोसिएटेड वो मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर जो भी हमने जो भी मैंने इनिशिएटिव्स लाए उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री बाय वीर प्रताप सिंह सर्च करना, हिस्ट्री बाय वीर प्रताप, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। सो इसी के साथ आई विल एंड दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टडी वेल।